गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। एक बात बोल रहे एकदम ध्यान से सुनना, उस बात को फॉलो करो, उसके पीछे बहुत बढ़िया लॉजिक है, इसीलिए हम बोलते हैं एग्जाम में आपको 100 मार्क्स का पेपर लिख के आना है। आपको आंसर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। क्यों बोलते हैं इस चीज को समझिए। क्या होता है देखिए, मैं समझाता हूं आपको। सपोज 10 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 10 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और प्रोफेशनल एग्जाम में 50% बच्चे तो ऐसे बैठते हैं कि कुछ तैयारी नहीं है, खाली बैठ जाते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बैठ जाते हैं। तो 10 में से 5 बच्चे तो बिना तैयारी के ही बैठते, कुछ नहीं पढ़ते हैं, खाली आते हैं एग्जाम देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। तो 50% बच्चे तो ऐसे छट गए। सोच लीजिए 10 में से 5 बच्चे ऐसे छट गए, अब बचे 5। अब 5 बच्चों के साथ क्या होता है देखिए, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। 5 बच्चे जब अच्छा से एग्जाम दे रहे, 5 बच्चे 10 में से, अब जब पेपर टफ आता है, टफ पेपर में सिर्फ एक ही बच्चा 5 में से लिख पाता है, बाकी 4 तो गए खेला, बाकी 4 का खेला खत्म रहता है। चीज को समझिए अच्छा से। 5 में से एक बच्चा लिख पाया, बाकी 4 नहीं लिख पाता। अब 4 में भी 2 कैटेगरी है। 4 में क्या होता है, 2 बच्चे जो होते हैं ना छोड़ के आ जाते हैं, नहीं आ रहा है छोड़ दो, और 2 बच्चे हैं टीचर का बात मानते हैं और पेपर भर के आते हैं। क्या होता है फैक्ट सुनिए, इंस्टीट्यूट कम से कम 10 में से 3 बच्चा को पास करता ही करता है। एकदम टफ रिजल्ट हुआ तो बात अलग है, नहीं तो जनरली वो 10 में से 3 बच्चा पास कर देता है। अब एक इंटेलिजेंट तो पास हो गया, 2 जो साथ में पास हुए वो वही है जो पेपर भर के आए। कितना बार बताया, 500 बार बोलता हूं पेपर भर के आइए, पेपर भर के आइए। मेरे फ्रेंड लोग जो कॉपी चेक करते हैं वो बार बार बोलते हैं इंस्टीट्यूट बोला है नंबर देने, स्टेप मार्किंग, तो कहां दें, ब्लैंक छोड़ दिया, कैसे दे दे, रिचेकिंग करेगा तो हम फंस जाएंगे। इसलिए बोलता है जब ज्ञान दिया हम एकदम आंख बंद करके स्टेप मार्किंग दे देते हैं। हमेशा याद रखिएगा स्टेप मार्किंग 100% मिलता है। ध्यान से सुनिए मेरा बात, स्टेप कभी भी पेपर को छोड़ के नहीं आना है। ध्यान से सुनिए, कुछ बोल रहे हैं हम, ठीक है। देखो एक बात बोल रहे हैं, समझो बात को। तुम लोग कभी भी बच्चों, तुम लोगों को बोल रहे कुछ अच्छा से समझो। तुम इस बात का कभी टेंशन मत लो कि तुम पास होगा या फेल होगा। तुम कभी भी इस बात का टेंशन मत लो कि तुम पास होगा या फेल होगा। बस इस बात का टेंशन लो कि जब तुम रात में सोने जाए तो अपने आप से यह बोल सके कि मैंने आज अपना 100% दिया है। तुम जब रात में सोने जाए ना, अपने आप से खाली यह बोल सको कि आज मैंने 100% दिया है। पास होगा फेल होगा हमको पता नहीं, लेकिन मैंने अपना 100% दिया है। बस यही करना है, तुमको अपना 100% देना है। पास फेल का तुम सोचो मत, सीधा फंडा है, रूल है, यही पास होने का बेस्ट रूल है। तुम अपना ईमानदारी से 100% दे दो। याद रखना, कुछ भी करो पूरा विश्वास के साथ करो और अपना 100% तुम दे देगा ना, पूरा कायनात तुमको तुम्हारा ड्रीम को अचीव करने में लग जाएगा। याद रखना, भगवान तुमको तुम्हारा ड्रीम एकदम अचीव करके देगा, लेकिन अपना ईमानदारी से 100% देना है और पूरा विश्वास रखना कि नहीं हम करेंगे और अपने आप का पूरा 100% देंगे। याद रखना, चीज को समझिए, छोटा सा चीज है, एकदम ईमानदारी से। तुमको पास फेल क्या होना है, पेपर कैसा गया, कोई मतलब नहीं है। बस मेरा एज ए स्टूडेंट अभी जिम्मेदारी बनता है मेहनत करने का, ईमानदारी से अपना 100% देना है, दे दो। जिस दिन अपना 100% दे दोगे, आपको भी पता है एकदम भगवान आपका ड्रीम अचीव करा देगा, आप सीएमए बन जाएंगे। बस सिंपल सा रूल है, पेपर को छोड़ के नहीं आना है, टीचर का बात मानना है और ईमानदारी से मेहनत करना है। पेपर जैसा जाए नहीं जाए मेरे हाथ में नहीं है, मेरा हाथ में है कि मेरा मेहनत है, हम ईमानदारी से करेंगे, आप पास हो जाएंगे। हम अभी भी बोलते हैं, एक छोटा सा कहानी समझा रहे हैं, उस चीज को समझिएगा। एक छोटा सा कहानी समझा रहे हैं आपको। अरुणिमा सिन्हा आपने नाम सुना होगा। इसने एवरेस्ट में चढ़ाई की थी, माउंटेन में चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, क्या हुआ, इसने डिसाइड कर लिया कि हमको माउंटेन पे चढ़ना है, एवरेस्ट का चढ़ाई करना है, चाहे कुछ भी हो। याद रखना, जब आप ड्रीम बड़ा करते हो तो भगवान परीक्षा जरूर लेता है। टफ सिचुएशन एक बार आपके सामने जरूर आएगा, और वो टफ सिचुएशन जब भी आ जाए, सामने सोच लेना हम सक्सेस होने वाले हैं। 1-2 पेपर तो टफ आएगा ही, आपका औकात चेक होगा ही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल पेपर नंबर 14 एसएफएम
CMA फाइनल पेपर नंबर 14 SFM का VBI क्वेश्चन बताएंगे, छोड़िएगा मत। अभी प्रैक्टिकल पेपर में आपका थ्योरी बहुत आएगा इस बार, तो मान के चलिए प्रैक्टिकल पेपर नाम का प्रैक्टिकल होगा, उसमें थ्योरी ही भर्ती होगा इस बार के पैटर्न के हिसाब से। तो SFM में भी एक्सपेक्ट कीजिए कि अब थ्योरी काफी आएगी। अब जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं वो जरूर करके जाइएगा, 100% क्वेश्चन आएगा मेरा। MCQ कीजिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा। पहला क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन में आ रहे हैं, CAPM मॉडल क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या होता है। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM में रिस्क को रिटर्न के साथ कंपेयर किया जाता है। रिस्क और रिटर्न दोनों इंटर रिलेटेड रहता है। उसमें क्या होता है कि आपका रिस्क, जैसे हाई रिस्क हाई रिटर्न का कंसेप्ट चलता है, तो CAPM का एक तो फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं उसको, जो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू मार्केट प्रीमियम करने से आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% बनेगा इस पे क्वेश्चन एग्जाम में। मान के चलिए इस पे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, आप इस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए, CAPM का ही है। CAPM में मॉडल में आपको बोलता है एक्सप्लेन कीजिए कि जो रिटर्न और रिस्क का कंपैरिजन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, CAPM रिटर्न से ज्यादा यदि आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होता है तो उस समय अपने शेयर को बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए, एक चीज को समझिए, आपका CAPM दिखा रहा है कि मार्केट का रिटर्न है। ठीक है, चीज को मार्केट का रिटर्न है 12%। ठीक है, और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है 15%। तो आपका यदि 15% ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो चीज को कर देंगे हम, सीधा सा बात है। CAPM इक्वल टू एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगा तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। यदि उसका CAPM आपका एक्सीड हो जाता है तो उस शेयर को बेच देना चाहिए। सिंपल सा है। CAPM को इसके साथ जो कंपेयर किया है, इस टेबल को देखिए, कब बाय करना चाहिए कब सेल करना चाहिए, वो कंसेप्ट है। CAPM का जो रिटर्न निकलेगा, देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न को दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि एस्टिमेटेड रिटर्न ज्यादा होगा तो हमको बाय करना है, और यदि एस्टिमेटेड रिटर्न कम होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न से तो सेल करना है। बस इतना को याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिए, बीटा बोलता है कि सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है। दो प्रकार का रिस्क होता है, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। थ्योरी में इतना ही है। चैप्टर में प्रैक्टिकल सम दिया हुआ है, देखिए प्रैक्टिकल सम में आपको दिया है कॉस्ट दिया, डिविडेंड दिया, मार्केट प्राइस दिया, बीटा दिया है। ठीक है, ये दिया, और आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना, मतलब CAPM ही निकालना, सोच लीजिए। तो देखिए डिविडेंड दिया, आपको कंपनी का कॉस्ट दिया, डिविडेंड दिया और मार्केट प्राइस दिया है। तो डिविडेंड एक प्रकार का इनकम है। 8,000 का शेयर का दाम 8,200 हो गया, तो 200 रुपए आप कमाए। तो अल्टीमेटली देखिए 800 का डिविडेंड का पैसा कमाए, और ध्यान से देखिए 800 का हम डिविडेंड का पैसा कमाए हैं, और आपका 200 रुपए कैपिटल गेन। तो घुमा के मेरा 1,000 का कमाई हुआ है टोटल 8,000 में। तो ऐसे पूरा चारों इक्विटी का निकाल लिया गया है। ध्यान से देखिए, चारों इक्विटी का निकालने के बाद उसका एक रिटर्न, जो मार्केट रिटर्न निकाल लिया गया है। अब देखिए मार्केट रिटर्न आया आपका, तो CAPM का फॉर्मूला में डाल दिया, RM प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क जो निकालते हैं, RM माइनस RF। तो RM जो है निकला गया है, माइनस RF जो रिस्क फ्री, जो क्वेश्चन में दिया हुआ दिखे रिस्क फ्री। ठीक है, जिस पर आपका 6% दिया है, तो 6% सबको माइनस करके सीधा था बाटे CAPM का एक फॉर्मूला पुट ऑन करके बना दिया है सम। बस अब आ जाइए, एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर का, द कॉमनली एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में कौन कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, जैसे जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट समय, आपको पता है जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्फ्लेशन जो हर साल इन्फ्लेशन होता है, और इंटरेस्ट रेट। 4 पॉइंट का याद रखिएगा, जीडीपी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब चैप्टर 2 में आ जाइए, टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल रिस्क। देखिए अब इसका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से देखिए, समझिए इस चीज को, बहुत सिंपल सा चीज है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना एंड प्रायोरिटाइज करना। समझे, प्रायोरिटी के बेसिस में बांट देना। रिस्क को प्रायोरिटी के बेसिस में बांटना, इवेल्युएट करना और रिस्क को आइडेंटिफाई करना। तो एक तो प्रोसेस होता है
रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिस्क को मेजर करेंगे, रिस्क को एनालिसिस करेंगे, रिस्क का असेसमेंट होगा, रिस्क का इवेल्युएशन होगा, रिस्क का ट्रीटमेंट होगा, रिस्क का मॉनिटरिंग होगा और रिस्क का रिव्यू। दो चीज याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट मतलब सीधा रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, इवेल्युएट करना है एंड प्रायोरिटी बेसिस में उसको बांट देना, बस। और इसका प्रोसेस है रिस्क मैनेजमेंट के 4 to 5 पॉइंट जो है याद रखिए, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट, रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, रिस्क इवेल्युएशन, रिस्क ट्रीटमेंट एंड रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिस्क रिव्यू। ये खाली इतना पॉइंट, उसका डिटेल आंसर दिए हम आपको, नीचे में देखेंगे पूरा डिटेल दिया है। रिस्क मैनेजमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस, सारा डिटेल में दिया है, लेकिन जो मेन चीज है बता दी, और ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, risk assessment, risk measurement, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, risk monitoring and review, ये सारा पॉइंट खाली याद रखिए। डिफरेंट बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स देखिए, और डिफरेंट बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन देखिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वो सेटल किया जाता है जिस दिन आपका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, जैसे 2 दिन बाद का मेरा फॉरवर्ड है तो 2 दिन बाद खत्म करेंगे। लेकिन फ्यूचर में आप जो करते हो उसका शेयर आपको माने जो सौदा है डेली बेसिस में खत्म करना पड़ता है, सेटल करना पड़ता है। तो इसमें क्या लॉट में अपने शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या, फ्यूचर डेट फॉरवर्ड में 2 दिन बाद का भी ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में हमको सेम डे लेना पड़ेगा और सेम डे सेटलमेंट करना पड़ेगा। और ऑप्शन जनरली 2 प्रकार का होता है, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन मतलब आप नीचे की तरफ हेज करते हैं, और कॉल ऑप्शन मतलब आप ऊपर की तरफ हेज करते हैं। ऊपर की तरफ जो प्राइस होता है उसका हेजिंग होता है, अपवर्ड प्राइस के लिए हेजिंग है और ये डाउनवर्ड प्राइस के लिए हेजिंग है। याद रखिए ऑप्शंस आप डिटेल में पढ़ेगा, बहुत सिंपल से दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा तरीका से बता दिए कि इसमें क्या लगेगा फ्यूचर और ये फ्यूचर और ऑप्शन में, ठीक है। इट्स इन्वॉल्व ऑब्लिगेशंस, और इसमें ऑब्लिगेशंस है, इसमें राइट है ऑप्शन में, याद रखिएगा। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट और टू एक्सरसाइज करने का राइट होता है इसमें ऑप्शंस में। सिंपल सा चीज, एक बार खाली पढ़ लीजिएगा बस। और एक तो डेरिवेटिव का सम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसमें थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला पुट ऑन करके निकाल दिया गया है, एकदम सिंपल सा चीज, देख लीजिएगा, कोई वो दिया है, ठीक है। देखिए देखिए एक सम है डेरिवेटिव का, थ्योरेटिकल जो प्राइस निकालने बोला है, फॉरवर्ड प्राइस कुछ नहीं किया है, करंट प्राइस को टाइम फैक्टर के साथ इंटू कर दिया है, टाइम पीरियड निकाला हुआ है, और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस में स्पॉट प्राइस इंटू टाइम फैक्टर e⁻12 दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न, और ईयर को इंटू कर दिया है। बस मंथ रहेगा तो ईयर में कन्वर्ट करके आप इंटू कर दीजिएगा, टाइम फैक्टर को स्पॉट प्राइस के साथ इंटू कर दिया, सिंपल भाषा में यही है। आप देखिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस, इसमें एकदम एफडीआई जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, याद रखिए कोई भी यदि इंडिया में इन्वेस्ट करता है फॉरेन कंपनी आके, उसी को बोलते हैं एफडीआई, परचेज इंटरेस्ट इन द कंपनी बाय इन्वेस्टर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। समझ में आया, मैंने इंटरेस्ट दिखा रहा है कंपनी में कोई बाहर का इन्वेस्टर, उसी को बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है देखिएगा, अभी पावर सेक्टर, रेलवे, सब चीज में एफडीआई आने लग गया, बाहर से पैसा आने लग गया, ठीक है। अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, इट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय ए यूएस बैंक दैट रिप्रेजेंट्स शेयर इन ए फॉरेन स्टेक। एक सर्टिफिकेट जो यूएस बैंक इशू करता है, जो रिप्रेजेंट करता है शेयर है मेरा फॉरेन का स्टॉक में। और एडीआर जीडीआर में वही है, ग्लोबल के बेसिस में ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, और एक अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट है, बस इतना ही लिखना है। ध्यान से देखिए, एडीआर और जीडीआर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का एग्जाम के लिए आपका, ठीक है। अभी भी बता रहे, एडीआर होता है इट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय ए यूएस बैंक दैट रिप्रेजेंट्स शेयर इन अ फॉरेन स्टेक, और जीडीआर में होता है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, यूएस बैंक, और वो एक ग्लोबल के बेसिस में होता है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी तो सम आ जाइए, ये आपका सम है जिसमें ये आपका इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट का एग्जाम है, जिसमें आपको एनएवी निकालने बोला है। देखिए क्वेश्चन में दिया है, देखिए आपका एनएवी दिया है म्यूचुअल फंड का, 4 लाख यूनिट आपके पास था, आपने 9 रुपया 25 पैसा करके खरीदा था, और क्लोजिंग वैल्यू 9 रुपया 95 पैसा है, तो 4 लाख इंटू 9 रुपया 25 पैसा करके मतलब आपका 37 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब आपका क्लोजिंग वैल्यू कितना है, 4 लाख इंटू 9.95 मतलब 39,30,000 का ये, प्लस आपको डिविडेंड मिला उस पर 85 पैसा करके, 0.5 पैसा करके, प्लस आपने कैपिटल गेन कमाया 4 लाख इंटू 70 पैसा करके, तो टोटल वैल्यू आपका 46 लाख हो गया, 37 लाख का चीज का। तो ये एक तो नॉर्मल रिटर्न निकाल दिया आपने,
आपने कमाया ना 46 लाख हो गया, 47 लाख, 9 लाख रुपया जो कमाया उसमें रिटर्न निकाल दिया। तो फिर देखिए टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस रिटर्न के बेसिस में फिर एक बैलेंस शीट बना दिया गया, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आंसर। और इसमें देखिए तो क्वेश्चन है, इसमें भी एनएबी बनाने बोला है आपको, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट दिया, इक्विटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डिवेंचर, टोटल इन्वेस्टमेंट को आपने आपका नेट ये निकाल देना। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट का आपने आंसर दिया है, आपको ये निकालना है, नेट फंड बैलेंस निकाल देंगे, नेट फंड बैलेंस को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया है, तो कुछ नहीं किया है, सिंपल सा चीज। देखिए बहुत सिंपल सा चीज है, इसको देखिए, ये आपका जो यूनिट्स है, नेट माने जो आपका यूनिट्स है उसको डिवाइड करके बिफोर डिविडेंड और आफ्टर डिविडेंड एक तो नेट फंड बैलेंस निकाला, उसके बाद यूनिट से डिवाइड करके बना दिया, सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दिया देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा चीज है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमर्शियल बिल्स एंड कमर्शियल पेपर्स, ये क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, सिंपल सा चीज है, इसका पूरा आंसर दे दिया हमने, कॉमर्शियल बिल और पेपर और ओपन एंडेड फंड एंड क्लोज एंडेड फंड, ये दोनों देखिएगा, बहुत सिंपल सा चीज है। देखिए देखिए ये तो क्वेश्चन है कॉमर्शियल पेपर का, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सा थ्योरी दिया है कि कॉमर्शियल पेपर क्या होता है। कॉमर्शियल पेपर इज यूज्ड बाय द रेपुटेड कंपनी टू बी ऑब्टेन मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से पैसा लेने के लिए, पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। कॉमर्शियल बिल क्या है, बैंक में परचेज द कॉमर्शियल बिल ऑफ ए कंपनी एट ए डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू में बैंक वगैरह खरीद लेता है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड थ्रू आउट द इयर्स आप खरीद सकते हैं ओपन एंडेड के थ्रू। ओपन एंडेड फंड व्हिच इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन, यहाँ सब्सक्रिप्शन पूरा साल हो सकता है, और क्लोज एंडेड में स्पेसिफिक पीरियड में होता है, ठीक है, इसका कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं रहता है, इसका 15 साल तक रहता है। पढ़ लीजिएगा ओपन एंडेड सब्सक्रिप्शन और क्लोज एंडेड सब्सक्रिप्शन का क्या वो है, सिंपल सा चीज है। लीज, फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, लेसर के पास ही ओनरशिप रहता है, सारा जो रिस्क है लेसर ही रखता है, सारा खर्चा लेसर करता है। फाइनेंशियल लीज में उसका उल्टा है, ऑपरेटिंग लीज में लेसी करता है। देख लीजिएगा बहुत सिंपल सा, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज का डिफरेंस देखने के बाद क्रॉस बॉर्डर लीजिंग देख लीजिएगा, तो सिंपल सा चीज है। उसके बाद एक लास्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आपको एनपीवी निकालने बोला गया है, ठीक है, और उसका रिस्क वगैरह निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालने का एग्जाम है, सिंपल सा समय। 14 क्वेश्चन दिए हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन दिए नहीं है, आप देख के जाइएगा, मेरे हिसाब से काफी क्वेश्चन आपका इसमें से फंसेगा, ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा 14 क्वेश्चन दिए हैं, बढ़िया से देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, भरोसा रखिए अपने पास, थैंक यू।